उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ये वाला ए एक्स स्क्वायर ए। हम आज क्या होता है पॉलिनोमियल्स, हम सभी लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के फॉर्म में अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा होता है तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है ना। आप मैथमेटिक्स में इसके जनरल फार्मूले को और फिर इसके डेफिनेशंस के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो, तो मैं नहीं सोचता कि इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, इस फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ये वाला ए एक्स स्क्वायर ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, इस तरह का है ना। अब देखो हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कंप्यूटर्स में इन सारी चीज़ों को भी डील करना होता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको मिला है जिसमें आप एक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हो, तो हम इसको स्टोर कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको ये एक इक्वेशन दे दिया ये वाला और आपसे कह रहा है कि इसे मेमोरी में स्टोर करो, तो कैसे करोगे। अभी हमने देखा है एरेज़ को एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट्स को स्टोर करवा लेते हैं हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स में कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब भी स्टोर करा लेते हैं। लेकिन इस तरह की एक एक्सप्रेशन आपको दे दी जाए और कहा जाए कि इसे मेमोरी में स्टोर करो, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे डील करने वाले हैं। देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो फिर से बता दूं। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है ये, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इस x के बारे में, तो इस x का कोफिशिएंट क्या है, इस x का कोफिशिएंट 1 है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस x का एक्सपोनेंट क्या है, तो इस x का एक्सपोनेंट भी 1 ही है। एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। जैसे अगर मैं इस टर्म के बारे में पूछता हूँ आपसे -7x स्क्वायर और आपसे बोलूँ कि इसमें आप बताओ मुझे कि कोफिशिएंट क्या है, तो जो भी ये वेरिएबल दिया रहता है उसके सामने जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो कहलाता कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -7। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो इस वेरिएबल का पावर जो भी डिग्री दिया हुआ है वो उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 2। यानी अगर मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है तो मैं उस इक्वेशन का कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, बस हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है, एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट की। अब देखिए, हम अब किसी भी पॉलिनोमियल्स को मेमोरी में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है एरेज की मदद से और दूसरा होता है एक टर्म आता है लिंक्ड लिस्ट, हम लोग पढ़ेंगे थोड़े दिनों में। तो हम इन दोनों की मदद से अपने किसी भी पॉलिनोमियल को स्टोर करा सकते हैं। फ़िलहाल हम लोगों ने एरेज देखा है तो हम सिर्फ एरेज की बात करेंगे आज, हम लिंक्ड लिस्ट की बात अभी नहीं करेंगे। लिंक्ड लिस्ट जब टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे उस समय फिर हम ये बताएंगे आपको। यानी हम इस एक्सप्रेशन को एरेज की मदद से स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, अब एरेज को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो। एरेज में क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका इंडेक्स नंबर और दूसरी चीज़ होती है उस इंडेक्स नंबर पर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से स्टार्ट होता है, वो कभी माइनस में नहीं जाएगा। लेकिन जो उसकी वैल्यू है, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन हमें पॉलिनोमियल का दिया हुआ है, हम उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में अगर देखा जाए तो इस एग्ज़ाम्पल के कोफिशिएंट आपको दिख सकते हैं। पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है -7। साइन को हमें इंक्लूड करना है और इसका कोफिशिएंट क्या है, +1। ठीक है, सिमिलरली इस एक्सप्रेशन का आप एक्सपोनेंट अगर निकालने जाओ तो पहले टर्म का एक्सपोनेंट है 5, दूसरे टर्म का एक्सपोनेंट है 3, तीसरे टर्म का एक्सपोनेंट है 2 और लास्ट वाले टर्म का एक्सपोनेंट है 1। यानी हम किसी एक्सप्रेशन से
कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। बस हमें इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाली है, वो ये कि प्लस और माइनस साइन, जैसे हमने यहाँ पे -7 के लिए किया था, हमें साइन को इंक्लूड करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी देखा है कि दो टर्म्स को अगर हमें ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो वो हम तभी कर पाएंगे जब उन दोनों के एक्सपोनेंट सेम होते हैं। जैसे अगर मुझे दो टर्म ऐड करना है तो -7x² और दूसरा टर्म है 8x², तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों के एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि मैं -7x² को +8x से सम करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो मैं सेम एक्सपोनेंट वाले टर्म को ही प्लस या माइनस कर सकता हूं। ओके, ये सारी बातें हमें ध्यान में देना होगा। अब देखो हम करेंगे क्या। हमारे पास जो एक्सपोनेंट मिला है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला है, हम उस एक्सप्रेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। और जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो जो भी मिसिंग एक्सपोनेंट है वो भी इंक्लूड करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में एक्सपोनेंट नंबर 1 तो हमारे पास है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 1 है, एक्सपोनेंट 2 हमारे पास है, एक्सपोनेंट 3 हमारे पास है, लेकिन एक्सपोनेंट 4 का कोई टर्म नहीं है ना। 3 के बाद जस्ट 5 आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे एक मिसिंग टर्म है 0x⁴, तो कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो हमें ये सारी बातें देखनी होगी कि जो भी मिसिंग टर्म है वो हमें लिखना होगा। 0 के फॉर्म में आप लिख सकते हो, उससे आपके इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम करेंगे क्या। हमारे जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो सब एज ए इंडेक्स नंबर बिहेव करेंगे। जितने भी एक्सपोनेंट हैं हमारे टर्म में वो सब एज ए एक्सपोनेंट बिहेव करेंगे, और जितने भी कोफिशिएंट हैं उस एक्सप्रेशन में वो सब उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर की वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर मैंने इस टर्म को लिखना चाहा तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं एक एरे बनाऊँगा। उस एरे में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, जो भी इसका हाईएस्ट ऑर्डर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 5, यानी 5 टर्म का एक एरे बनाओ। तो 1 2 3 4 और 5। इंडेक्स नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। एरे में 0 से ही स्टार्ट होता है। 1 2 3 4, ठीक है। एक और बना लो 5, ये 5 है ना लास्ट डिग्री, ठीक है। अब देखो 0 एक्सपोनेंट का कोई टर्म है यहाँ पे नहीं। 0 एक्सपोनेंट का टर्म मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो 0 इंडेक्स वाले पे हम स्टोर कर लेंगे 0। 1 एक्सपोनेंट वाला टर्म है, हाँ है। इस एक्सपोनेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो हम 1 वाले पे 1 स्टोर कर लेंगे। 2 एक्सपोनेंट का कोई टर्म है, हाँ है। उस 2 एक्सपोनेंट के टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -7, तो हम इस 2 पे -7 स्टोर कर लेंगे। 3 एक्सपोनेंट का कोई टर्म है, हाँ है। अगर इसका कोफिशिएंट क्या है, +15, तो हम यहाँ पे 15 स्टोर कर लेंगे। 4 वाला कोई टर्म नहीं है तो हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 5 एक्सपोनेंट का कोई टर्म है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 10, तो हम यहाँ पे 10 स्टोर करेंगे। और ये हमारा हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में। किसी भी एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप मेमोरी में एरेज की मदद से स्टोर कर सकते हो। 2 बातें ध्यान देनी होगी, हमें एक्सपोनेंट को यूज़ करना होगा एज ए इंडेक्स नंबर, और उस पर्टिकुलर एक्सपोनेंट का कोफिशिएंट हो जाएगा उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है।
सिमिलरली अगर आपको दो एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और बोला जाए कि आप दो एक्सप्रेशन को एरेज की मदद से स्टोर करवाओ, फिर उन दोनों में एडिशन सब्सट्रैक्शन का कोई ऑपरेशन होगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। दो एरेज को ऐड करना आसान है। एक और एक्सप्रेशन यहाँ होता तो हम उसके लिए भी एक एरे बना लेते और दो एरेज को ऐड करने का हम प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो था कि हमने एक्सप्रेशन से एरे उसको एरेज में कन्वर्ट किया। अगर आपसे ये कह दे कि ये एरे है और इसका रिस्पेक्टिव आप बनाओ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, तो वो भी आप रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो। इसको अरेंज करना होगा। पहला टर्म इंडेक्स नंबर पे 0 0 है तो कांस्टेंट में 0 आ जाएगा, प्लस 1 एक्सप्रेशन वाला कौन सा टर्म है, 1 है। यहाँ पे वैल्यू में वैल्यू में भी 1 ही लिखा था, तो हम क्या लिखते 1x। उसके बाद 2 वाले में क्या लिखा था, -7, तो -7 वेरिएबल ले लो कोई सा भी एक x और उसका पावर डाल दो। 3 वाले में क्या लिखा था, +15, तो हम वैल्यू लिखते हैं +15। एक कोई सा भी वेरिएबल का नाम लेते हैं x और उसकी डिग्री लिख देते हैं वहाँ पे 3। सिमिलरली ये आगे की ओर बढ़ता चला जाता। ठीक है, यानी कि हम एक्सप्रेशन से एरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एक एरे दिया हुआ है तो उसका आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक हमें सिलेबस में था इसलिए कवर अप कर दिया, छोटा सा टॉपिक ही था। तो इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? आप देख सकते हो आगे भी जो है पेजेस हैं उसमें भी यही लिखा है, हमने एरेज की मदद से बनाया है और लिंक लिस्ट की मदद से बनाया है। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आपको समझाया था। यहाँ पे आप देखो, अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका रिप्रेजेंटेशन आप मेमोरी में करना चाहते हो यूजिंग एरेज, तो आप कैसे करोगे। ये है कांस्टेंट टर्म, यानी इसका x⁻0 है, तो हम 0 वाले इंडेक्स नंबर पे -9 स्टोर करेंगे। ये वाला टर्म है x⁻1, यानी 1 इंडेक्स नंबर पे हम 7 स्टोर करेंगे। ये x⁻2 है तो 2 इंडेक्स नंबर पे हम 6 स्टोर करेंगे। ये x⁻3 है तो 3 इंडेक्स नंबर पे हम 4 स्टोर करेंगे। और ये वाला पॉलिनोमियल का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एरेज की मदद से ऐसा होगा। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट की मदद से हम कैसे करते हैं वो हम लोग अगली बार पढ़ेंगे जब लिंक लिस्ट को, तो वहाँ पे हम लोग इसको फिर से एक बार देखेंगे, क्योंकि अभी मैं कुछ बोल दूँ तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। कल जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई डाउट था? सेकेंड यूनिट में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? कोई ऑपरेशन जो नहीं समझ में आया हो? क्योंकि अगर अभी आपने डाउट क्लियर नहीं किया तो जो अगला टॉपिक आने वाला है हमारे पास सॉर्टिंग, और 10 से 11 सॉर्टिंग हमें पढ़ने हैं, और हर एक सॉर्टिंग में अलग अलग कंसेप्ट होगा, तो वहाँ बहुत दिक्कत जाएगी। मैं पहले ही बता दूँ, बहुत टफ है सॉर्टिंग। उसका न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे और प्रोग्राम तो उसके बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, जैसे ट्रैवर्सिंग में, सर्चिंग में, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंसर्शन ऑपरेशन में, डिलीशन ऑपरेशन में, मर्ज ऑपरेशन में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, क्योंकि अगला टॉपिक जो आएगा सॉर्टिंग वो थोड़ा टफ पड़ेगा। सर मर्ज ऑपरेशन बता दीजिए। मर्ज सर ऑपरेशन 1 दिन का टाइम दे दीजिए। 1 दिन का टाइम किस लिए चाहिए? मतलब सर हम एक और बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ के और फिर देख लेंगे कोई डाउट है कि नहीं। आज आप सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, आज हम सॉर्टिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। सॉर्टिंग 1-2 दिन में स्टार्ट होगा। अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे अभी हम लोगों को 2 डायमेंशनल एरेज के बारे में पढ़ना है, तो ये सब हम फर्स्ट ईयर में भी देख चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा मैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल समझ में आ गया। आज का टाइम आप लोग ले लो। आज आप लोग जितने भी ऑपरेशन पढ़े हैं हमने एरेज से रिलेटेड, वो सबको एक बार देख लो, उसके प्रोग्राम खुद से बना के देख लो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, एल्गोरिदम समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगली क्लास से जब हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टिंग तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो टॉपिक रिमेनिंग है सॉर्टिंग से पहले वो है 2 डायमेंशनल एरेज और उसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है,
ठीक है, आपसे किसी भी चीज़ का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है कि बताओ 2 डायमेंशनल एरे मेमोरी में किस तरह से आएगा। ठीक है, उसी तरह से आपसे अभी पॉलिनोमियल का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कवर हम लोग कर लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। देन हम लोग आएंगे अपने सॉर्टिंग पे। ठीक है, तो 1 से 2 क्लास लगेगी अपने को सॉर्टिंग पे आने में। चलो आज हम लोग 2 डायमेंशनल एरेज को स्टार्ट कर लेते हैं। 2 डायमेंशनल एरेज क्या होता है? रिवाइज कर क्या नोट्स दे देंगे तो हम लोग रिवाइज कर लेंगे। चलो मैं ये नोट्स आज भेज देता हूँ क्लास के बाद। हम लोगों ने लीनियर एरे पढ़ा है, लीनियर एरे या फिर उसको बोल सकते हैं 1 डायमेंशनल एरे। उसमें क्या होता था, उसमें एक ही इंडेक्स नंबर होते थे और उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे कोई एक वैल्यू होती थी। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे या फिर इसको दूसरे टर्म में मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स में क्या होगा, हम जो इंडेक्स नंबर बनाएंगे वहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगी, 2 वैल्यूज़ होगी। एरेज मैट्रिक्स कैसे बनता है, हम लोगों ने मैथ्स में भी देखा है। मैट्रिक्स का फॉर्म किस तरह का होता है, इस तरह का एक बॉक्स बनाते थे। ये वाला टर्म होता था A00, A01, A02, A03 एंड सो ऑन। सिमिलरली A10, A12, A13 इस तरह के फॉर्म होते थे। यानी एक वैल्यू को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें 2 कोफिशिएंट लगते थे, I और J। इन I और J की मदद से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंच सकते थे। अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको मेमोरी में यूज़ करनी है, मेमोरी में स्टोर करनी है, किसी मैट्रिक्स पे स्टोर करना है, तो आप वो लीनियर एरेज की मदद से नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, 2 डायमेंशनल एरेज यूज़ करना होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरेज को हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। उसकी डेफिनेशन आपके पास सामने लिखी हुई है, m क्रॉस n। टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं इस मैट्रिक्स में, हम यहाँ पे लिखते हैं साइड में 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4 इस तरह के। और आपसे पूछा जाए टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर 3×3 का मैट्रिक्स है तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे ये एक मैट्रिक्स हमने बनाया, मान लो 2×2 का 2×2 का मैट्रिक्स बनाया है, तो टोटल एलिमेंट इसमें आएंगे 4। ये वाला पहला एलिमेंट है A, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है और ये चौथा एलिमेंट है ABCD। ठीक है, अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो इस A को क्या कहते थे, ये पहला लोकेशन है तो ये होता था 1 1। ये क्या होता था, ये होता था 1 2। ये C क्या होता था 2 1। और ये D क्या होता था 2 2, है ना। लेकिन हमें मालूम है कि हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होगा। हमें पता है इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम इसी टर्म को अगर प्रोग्रामिंग के फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 1 की जगह हम इसको कहेंगे 0 0। पहला टर्म होगा 0 0, दूसरा टर्म क्या होगा 0 1। ठीक है, B का हो गया 0 1। C को कहेंगे तो ये सेकंड लाइन में है, तो सेकंड लाइन के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे 1 0 से। और सिमिलरली D के लिए क्या करेंगे 1 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी होगी कि 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो, बस अपने को अगर ये पता है 0 0 पे एक वैल्यू स्टोर कराना है तो हम वो कर सकते हैं, प्रोग्राम बनाओगे तो। अच्छा, दूसरी बात, 1 डायमेंशनल एरे में हम लोगों ने एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए सिंगल फॉर लूप का यूज़ किया था, लेकिन 2 डायमेंशनल एरेज में हम 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे और वो दोनों फॉर लूप जो है वो नेस्टेड होगा। नेस्टेड का मतलब एक फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक दूसरा फॉर लूप आएगा। ठीक है, अगर आपको 3 डायमेंशनल एरे बनाना हो तो हमें 3 बार फॉर लूप को नेस्टेड करना होगा, फॉर के अंदर फॉर और उसके अंदर एक और फॉर लूप। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। आप इसका डिक्लेरेशन कैसे करोगे, पहले की तरह ही आपको एक एरे का नाम देना होगा
वन डायमेंशनल एरे में हम एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, लेकिन ये 2 डायमेंशनल एरे है तो हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा और दोनों के अंदर एक वैल्यू भी बतानी होगी x और y के फॉर्म में। यानी कि अगर मैं इसको डिक्लेयर करने की कोशिश करूं तो कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा इंट, एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मान लो मैंने ARR नाम दे दिया है, उसके ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 3 और दूसरा ब्रैकेट भी स्टार्ट करूंगा और उसके अंदर लिखूंगा 3 या 4 कोई सी भी एक वैल्यू। अब अगर यहाँ 3 और 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मैं एक एरे 2 डायमेंशनल एरे बनाना वाला हूँ और उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स जाएंगे। कैसे पता 9 एलिमेंट, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें देखना है। टोटल 9 एलिमेंट जाएंगे। पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 0। ठीक है, डिक्लेरेशन समझ में आ गया। वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए अभी बताया मैंने, फॉर लूप यूज़ करना है हमें। फॉर की बॉडी के अंदर एक और फॉर आएगा, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल यूज़ कर रहे हैं। यहीं अगर 3 डायमेंशनल होता तो फॉर के अंदर फॉर होता और एक और फॉर भी आ जाता। फिलहाल उस पर हम लोग नहीं जा रहे, 2 ही फॉर लूप हम यूज़ करेंगे। अब देखिए इसको आगे क्या है। अभी ये सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया। पहले एलिमेंट को यानी रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा होता है, ये जो मैट्रिक्स है ये रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा होता है। ये वाला हिस्सा कहलाता है कॉलम और इस तरफ से अगर देखोगे तो उसको कहते हैं रो। तो अगर हम पहले कॉलम के पहले रो में देखें तो हमें क्या मिलेगा, A0 0। पहले दूसरे कॉलम के पहले रो में, मैं दूसरा बोल रहा हूँ लेकिन लिखा 1 है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है। दूसरे कॉलम के पहले रो में देखेंगे तो हमें मिलेगा 0 1। तीसरे कॉलम के पहले रो में दिखे हमें 0 2। इसी तरह से ये पूरा फॉर्म बनेगा। मैंने अभी बताया ये वाला 0 0 टर्म है, ये वाला टर्म 0 1 है, ये वाला 0 2 है। सिमिलरली ये वाला टर्म 1 0 है, ये वाला टर्म 1 1 है और ये वाला टर्म 1 2 है। ये वाला टर्म 2 0 है, ये वाला 2 1 है और ये वाला टर्म 2 2 है। ठीक है, आप एक तरह से इसको ये सब पहले से भी जानते हो। एरेज़ के केस में हम लोगों को पता था, लीनियर एरेज़ के केस में, कि अगर हमें 1 डायमेंशनल एरे बनाना है और यूज़र से वैल्यू ना लेकर हम पहले से ही वैल्यू डिफ़ाइन कर दें तो कर्ली ब्रेसेस से कर सकते थे। एक कर्ली ब्रैकेट लगाना होता था और सारी वैल्यूज़ को हम लिख देते थे। सेम टास्क हम इसमें भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है, मान लो 3/4 का, और मैं इसमें यूज़र से वैल्यू ना डलवा के खुद से वैल्यू डालना चाहूँ तो मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके कर सकता हूँ। एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ करो और उसके बीच में सारे वैल्यूज़ को लिख दो। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। मुझे 3 रो बनाने हैं, ये रो कहलाता है। टोटल 3 रो बनाने हैं। तो ये हो गया हमारा पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो। और हर एक रो में टोटल एलिमेंट जो आएंगे वो 4 आएंगे। तो पहले रो में 4 एलिमेंट हैं, देखो अब 0 1 2 3। दूसरे रो में भी 4 एलिमेंट है, तीसरे रो में भी 4 एलिमेंट। ठीक है, अगर आप यूज़र से वैल्यू ना लेना चाहो और अपने मन से वैल्यू देना चाहो तो आप इस तरह से वैल्यूज़ दे सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो आपने ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। एक ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए, एक ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, फिर यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस है। आप बीच वाले कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर कर सकते हो, आप इस तरह से भी उसको लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर इस तरह से पता कैसे चलेगा कि कितनी रो है कितनी कॉलम है? तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके टोटल कितने रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और हर एक रोज़ में टोटल कितने आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो पहला एलिमेंट यानी ये 0 जो है पहले रो में चला गया, ये वाला भी पहले रो में चला गया, ये वाला भी पहले रो में चला गया और ये वाला भी पहले रो में चला गया। जैसे ही ये 4 कंप्लीट हो जाएंगे तो टोटल एलिमेंट 4 ही जाने चाहिए थे एक रो में, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है यानी ये 4 ऑटोमेटिक सेकंड रो में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट अगर नहीं भी लगाते हो तब भी कंप्यूटर इतना समझदार है कि इस 4 को सेकंड वाले रो में लेकर जाएगा। ठीक है, अच्छा ये रहेगा कि आप ब्रैकेट दे दो ताकि आपको खुद को समझने में आसानी हो। अगर आप ब्रैकेट नहीं भी देते हो, इग्नोर करते हो तो भी कोई बात नहीं, आपका कंप्यूटर इतना समझदार है। ठीक है,
अब आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लेरेशन। मैंने बता दिया आपको यूजर से वैल्यू डालने के लिए आपको फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लें क्या? चलो एक प्रोग्राम बना के ही देख लेते हैं। हेडर फाइल लिखा, मेन लिखा, मेन के अंदर हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम ही बना रहा हूँ, बस 2 डायमेंशनल एरे बनाना है। तो मैंने लिखा इंट ARR और 2 डायमेंशनल एरे है तो 3x3 का मैं बनाना चाहूँगा, तो 3x3 यहाँ लिख दिया और इसको डिक्लेयर कर दिया। अगर मैंने इतना लिखा है सिर्फ तो ये हो गया हमारे एरे का डिक्लेरेशन, लेकिन अभी उस एरेज में कोई वैल्यू नहीं गई है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले खुद से वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे सारे वैल्यूज़ मैं लिखने वाला हूँ। टोटल मुझे 9 वैल्यूज़ चाहिए। तो मैंने लिखा पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू कॉमा से सेपरेट करते हुए तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, 6, 7, 8 और 9। ये रहा हमारी सारी वैल्यूज़, ठीक है। अब मैंने एक अकेले इस लाइन से क्या क्या किया है, एरे का डिक्लेरेशन भी किया, उसकी साइज़ भी बताया और उसमें वैल्यू भी असाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो 10, 20 और 30 है ये पहले रो का एलिमेंट है, ये तीनों सेकंड रो के एलिमेंट हैं और ये तीनों लास्ट वाले रो के एलिमेंट है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के देख लेता हूँ, printf, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू एट रो 2, ठीक है। सेकेंड रो के फर्स्ट वैल्यू को चाहता हूँ, रो 2 और कॉलम 1, ठीक है। रो 2 और कॉलम 1 चाहता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको कॉमा लगाया, सॉरी %d लिखना पड़ेगा, और वैल्यू कैसे आएगी, एरे का नाम और सेकंड रो है और कॉलम क्या है, फर्स्ट, ठीक है। देखते हैं इसको रन करा के, इसको सेव करना पड़ेगा तो मैंने कोई सा भी नाम दे दिया। ये देखो क्या लिखा है, 80, सेकेंड रो का पहला, सेकेंड रो इन द सेंस कि आप क्या बोल रहे हो, 0 से स्टार्ट होता है ना, 0, 1, 2, ठीक है। तो आप देखो 80 आता है क्या, ये सारे 0 के हैं, ये सारे 1 के हैं और ये सारे 2 के हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ 1 लिखा है, यानी कि ये वाला तो 0 होगा, ये होगा 1, यानी 2, 1 पे वैल्यू जो मिल रही है हमें 80 मिल रही है और आंसर भी हमारे पास जो आया है उसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि हमने जो किया था वो सही किया था। अगर आप इसकी जगह यूज़र से वैल्यू डलवाना चाहो तो वो कैसे करेंगे, यूज़र से वैल्यू अगर डलवाना है आपको तो वो कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। एरे को डिक्लेयर किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, एंटर दी वैल्यूज, उसके बाद यूज़र इस मैसेज को देखने के बाद वैल्यू टाइप करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स लगेंगे, इंट आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, पहला जो फॉर होगा वो रो के लिए होगा, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, रोइल, हाँ 3 है ना, आई प्लस प्लस, इस फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर एक दूसरा फॉर लूप लिखते हैं,
दूसरे फॉर लूप के लिए हमें एक दूसरा वेरिएबल लगेगा जे, उसको इनिशियलाइज कर दो 0 से। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं लिखा मैंने। जे की वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी, 3 तक ही जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम भी हैं। जे प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप था उसकी बॉडी भी स्टार्ट कर दिया और उसमें लिखेंगे हम स्कैन एफ। और इस स्कैन एफ में हमें क्या लिखना होगा, %d, सॉरी, और यहाँ पे एम्परसेंट लगाते हुए एरे का नाम क्या है, ARR, और वैल्यू लेंगे हम इसमें i का और इसमें लेंगे j का। ठीक है, ये फॉर लूप, ये जो काम किया हमने यहाँ से यहाँ तक, इसकी मदद से आप एरेज में वैल्यू इंसर्ट करवा लोगे। लेकिन क्या वो वैल्यू इंसर्ट हो गई? हम डिस्प्ले अगर करना चाहें कि हमने जो एरे बनाया था उसकी सारी वैल्यूज़ क्या है, तो हमें फिर से ये एक क्या करना होगा, एक प्रिंटफ लगा देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ you have entered following values। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे लिखना होगा फिर से फॉर लूप। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे स्कैन एफ की जगह प्रिंट एफ, क्योंकि वैल्यू अब प्रिंट करनी है। और यहाँ से एम्परसेंट हट जाएगा। अच्छा, आई की जगह जे आएगा। ठीक है, यहाँ से भी मैंने आई लिख दिया था, आई की जगह जे आएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। इसको पहले ही नाम दे दिया था तो इसको दोबारा सेव करने का ऑप्शन नहीं आया। अब हम इसको रन करेंगे। अब आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, एंटर दी वैल्यूज़। मैंने 3x3 का बनाया, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग और करनी होगी, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाया हूँ मैं। मैंने टोटल 9 वैल्यूज़ को टाइप किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यू हैव एंटर्ड दी फॉलोइंग वैल्यूज़। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, बस स्पेस नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दूँ इसको \n, तो नई लाइन में आ जाएगा। और इसको थोड़ा मॉडिफाई जब कर ही रहे हैं, तो एंटर दी वैल्यूज़ इन 2-डायमेंशनल एरे। ठीक है, इसको बिल्ड किया और इसको रन किया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यू हैव एंटर्ड दी फॉलोइंग वैल्यूज़। देखो, हमने ये जो वैल्यू डाला था वो एरे में स्टोर्ड हो चुका है, हो गया है, तभी तो ये वाला फॉर लूप चल रहा है और उसकी वजह से ये सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को भी देख सकते हो। आप ये ना करते हुए आप यहाँ पे कर दो, कोई और मैसेज लिख दो। जैसे मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, एट रो 2 कॉलम 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के वैल्यू को चाहता हूँ मैं, तो मुझे ये सारे फॉर लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैल्यूज़ तो पहले ही जा चुके हैं। वैल्यूज़ तो हमने पहले ही इंसर्ट करा दिया, बस हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ये करना है। तो रो नंबर क्या था 2 और कॉलम नंबर क्या था 1। जब मैं रो 2 कह रहा हूँ तो ध्यान देना 0 से स्टार्ट हुआ है ना। रो 2 कॉलम 1 का एक वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। चलो इसको बिल्ड करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट्स की पेयरिंग में कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने कुछ डिलीट किया था अभी। ये फॉर लूप का सही है, ये वाला मेन ख़त्म हो गया तो ये वाला ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। इसको बिल्ड करें और अब इसको रन करें।
एंटर दी वैल्यूज़ इन एरे। मैं वही काम कर रहा हूँ फिर से। ये 9 वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कराया था। यू हैव एंटर्ड फॉलोइंग वैल्यूज़ एट रो 2 कॉलम 1। ये 1 जो है ना वो 180 नहीं है, कॉलम 1 लिखा है। ये रहा हमारा वैल्यू। तो देखो ये 3 वैल्यू जो है पहले रो के हैं, मतलब 0 रो के हैं। ये 3 जो है वो 1th रो के हैं, और ये 3 जो है वो 2 रो के हैं। इसमें भी ये वाला जो है 0 कॉलम का है, और ये जो है वो 1 कॉलम का है, यानी कि रो कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 2, कॉलम नंबर 2 और रो नंबर हमने जो लिखा है उसकी वैल्यूज़ अपने 80 आ गई। ठीक है, ये है सेकेंड रो के, ये सेकेंड रो है। ये जो 70 लिखा है वो 0 कॉलम है, ये जो 80 लिखा है वो 1 कॉलम है, और ये जो 90 लिखा है ये 2 कॉलम है। तो हमें क्या चाहिए था? सेकेंड रो, तो ये सेकेंड रो। और हमें क्या चाहिए था? कॉलम 1, तो ये रहा वैल्यू 80। तो हमारा आंसर जो आया है यहाँ पे 80 आया, यानी कि हमने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, इसी तरह क्या